मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। पति के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफी छोटा था। वह 14 साल की उम्र में भी 25 साल का जवान लड़ लगता था। पति के मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वहां हाथ लगाते ही मेरी आंखें फटी के फटी रह गईं, क्योंकि मेरा देवर का 7 इंच गलती से मेरे हाथ लगी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मेरी शादी के दिन आरो बेहद खुश था। उसे हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह समझा था और वह भी मुझे प्यार से भाभी माँ कहकर पुकारता था। उसके मासूम चेहरे और नटखट हंसी में ऐसी खुशी थी कि जैसे उसे सच में एक नई माँ मिल गई हो। लेकिन इस खुशी भरे दिन के कुछ ही समय बाद मेरे जीवन में दुख का अंधेरा छा गया। मेरे पति का अचानक निधन हो गया और उनके जाने के बाद घर में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। आरो ही मेरा सहारा था, लेकिन फिर भी मुझे रात को अकेले सोने से डर लगता था। ठंडी सर्दियों की रातें लंबी लगती और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती। कुछ रातों से मैंने उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया था, ताकि इस अकेलेपन और डर से थोड़ी राहत मिल सके। आरो की उम्र भले ही 14 साल थी, पर उसकी कद काठी और समझदार स्वभाव उसे उससे कहीं बड़ा दिखाते थे। पति के जाने के बाद जैसे तैसे मैं इस दुख से जूझती रही, लेकिन मन की उथल पुथल को दबाना आसान नहीं था। उस रात भी मन में अजीब सी बेचैनी लिए मैं सोने की कोशिश कर रही थी। आधी रात को अचानक जागकर मैंने आरो को देखा। वह गहरी नींद में था, मासूम और निश्चल। उसे देखते ही मेरी आंखें भर आईं। इस छोटे से बच्चे ने भी अपने भाई को खो दिया था और फिर भी वह मेरे साथ मजबूती से खड़ा था। मुझे अपनी माँ की बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि बेटा देवर को हमेशा बेटे जैसा समझो, लेकिन दूरी बनाए रखो। वह बड़ा होगा तो तुम्हारे और उसके बीच की लाजिम सीमाएं और स्पष्ट हो जाएंगी। मेरे मन में उन बातों का अर्थ अब और भी गहरा हो गया था। मुझे आरो का ध्यान रखना था, उसकी मासूमियत का मान रखना था। माँ अक्सर समझाया करती थी कि बेटा देवर के साथ कुछ फासला बनाए रखो। कोशिश करो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना जरूरत ना आए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपनी और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। माँ की इन बातों को सुनते समय मुझे ऐसा लगता था कि वह आरो के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा सोच रही हैं और मैं उनकी बातों से नाराज हो जाती थी। लेकिन अब जब पति को खोकर मैं बेसहारा हो गई थी, माँ की बातों का मतलब समझ में आने लगा था। उस रात भी जब मैं अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू थमने काना ही नहीं ले रहे थे। मेरे दिल में दर्द की लहरें उठ रही थीं कि मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे आरो के सहारे छोड़कर चले जाएंगे। रात के 12 बज चुके थे और आरो अभी तक घर नहीं लौटा था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ था और मुझे यह सोचकर कुछ राहत मिली कि वह घर नहीं आया। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे एक तरह की राहत महसूस हुई। उस वक्त माँ की बातों का असर मेरे दिल में गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। डरते हुए मैंने सोचा कि कौन हो सकता है, लेकिन बाहर से आरो की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलिए, मैं हूं। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और उस बड़े सुनसान से घर में सब कुछ जैसे वीरान सा लगने लगा। आरो अंदर आया और मासूमियत से पूछने लगा, भाभी आपने खाना खाया? उसकी नजरें झुकी हुई थीं और चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हमेशा से थी। उस पल मैंने खुद को समझाया कि आरो एक मासूम बच्चा ही तो है। उस अकेली रात में मुझे उसका साथ और उसकी चिंता ही मेरे लिए सहारा बन गई। आरो के हाथ में एक थैली थी और उसमें होटल से लाए हुए चावल थे। उसने एक प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। उसके चेहरे पर चिंता और मासूमियत की झलक साफ थी। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपके लिए बाहर से लेकर आया हूं। आप कुछ खा लीजिए, वरना आप यूं ही भूखी रह जाएंगी, उसने कहा।
उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। उसने मेरी तरफ देखा और रुंधी हुई आवाज में कहा, मैं अपने भाई के बाद आपको नहीं खोना चाहता। आरो की आंखों में भी आंसू थे। वह मुझे मां जैसा मानता था और उसकी यह भावना मुझे भीतर तक छू गई। लेकिन फिर भी मां की बातें मेरे दिल से निकल नहीं पा रही थीं। उसने मेरे आंसू पोंछ हुए कहा, भाभी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। वह बड़े जज्बाती अंदाज में मुझसे बात कर रहा था और मेरी आंखों में उसकी इस मासूम चिंता ने एक नई उम्मीद की झलक दी। फिर उसने कहा, भाभी, आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा तो छत के कर गरीब है। मुझे नहीं लगता कि आपको वहां रहना चाहिए। अब सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो चुकी है और कोई भी गलत इरादे से हमारे घर आ सकता है। उसकी इतनी समझदारी भरी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी कि इतनी छोटी उम्र में उसे कैसे यह सब बातें सूझ रही हैं। लेकिन फिर भी उसकी बातों में तर्क था और उसकी चिंता ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके कमरे में चली गई। रो का कमरा दूसरी ओर था, जबकि मैं और मेरे पति हमेशा छत के पास वाले कमरे में रहते थे। कमरे में कदम रखते ही सब कुछ अजीब सा लगने लगा। आज पहली बार मैं अपने कमरे से बाहर किसी और कमरे में थी, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और नजरें उठाई, वहां एक चीज थी जिसने मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आरो की उम्र 14 साल थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो किया था वह एक छोटे बच्चे के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े और समझदार आदमी के जैसा था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मुझे उसकी मासूमियत और समझदारी पर हैरानी हो रही थी। वह बच्चा जो आमतौर पर मेरी नज़र में छोटा सा दिखता था, अब मुझे एक परिपक्व और सोच समझकर बोलने वाला लग रहा था। आरो के कमरे में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा जो कुछ मैंने छुपा रखा था वह वहां कैसे पहुंच गया। मेरी सारी चीजें बेतरतीब सी पड़ी थीं और एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सब कुछ आरो ने किया है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैं सोचने लगी कि सुबह होते ही इसे इस बारे में सवाल करूंगी। फिर मेरी आंखों में नींद की झपकी आ गई और मुझे लग रहा था कि शायद चावल खाने के बाद मेरी नींद आ गई। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी की। 2 दिन से मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आरो के लाए चावल खाकर मेरी आंखें भारी हो गईं। सोचा कहीं यह चावल खाने की वजह से तो नहीं था, मगर बहुत जल्दी ही मेरी आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी को नींद का इंजेक्शन लग गया हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि 10 बज चुके थे और मुझे हैरानी हो रही थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। 2 दिन से मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चुपके से नींद की कोई खुमारी चढ़ गई हो। मेरा दिल बार बार यही सोच रहा था कि कहीं के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई। सामने आरो किचन में चाय बना रहा था और उसकी मासूमियत में मुझे कुछ ऐसा था जो मुझे और भी हैरान कर रहा था। आरो की 14 साल की उम्र में जो कुछ मैंने सुना वह मुझे गहरे सदमे में डाल गया। वह चाय मेरे सामने रखते हुए बोला, भाभी, आप सो गई थी। आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसकी बातों में एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई कुछ और ही था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने फीकी आवाज में जवाब दिया, हाँ, आज मुझे बहुत नींद आई। वह तुरंत बोल पड़ा, तो क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपको चावलों में नींद की गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने कहा था, इनको चावलों में नींद की गोलियां मिला दो, इससे ये आराम से सो जाएंगी। उसकी बातों ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। आरो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया। वह जल्दी से बोला, नहीं भाभी, मैं तो आपको बस अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप तो तरोताजा लग रही हैं। ये लो, चाय पिए। उसने चाय मेरे सामने रखी और मैं उस पर शक करने लगी। तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। वह कसम खाते हुए बोला, भगवान की कसम भाभी, मैंने तो आपकी नींद के लिए ही गोलियां मिलाई थीं। आप कहें तो मैं यह चाय खुद पी लूंगा। हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने चाय के गिलास से एक घूंट भरते हुए मुझे दिखाया। मुझे उसकी बातों पर यकीन हुआ और मैंने सोचा कि शायद वह सच बोल रहा है। मैंने कहा, ठीक है,
मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके चेहरे को देखती और उसकी मासूमियत पर यकीन करने लगती। लेकिन जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था वह मेरे दिल से नहीं निकल रहा था। उस कमरे में जो था उसकी कोई माफी नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं उस पर क्या विश्वास कर सकती थी। थोड़ी देर बाद आरो ने खुद ही मुंह खोल दिया और उसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूं, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। मेरा एक जानने वाला और ईमानदार अंकल है। वह हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे दिलवा देगा। हम उन पैसों से एक नया घर खरीद लेंगे। इस किराए के घर में हम कब तक रहेंगे? मालिक परसों किराया लेने आएगा और हमारे पास पैसे नहीं हैं। आरो की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अभी तक मैंने ऐसी किसी बात के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन आरो ने जिस तरीके से यह ख्याल सामने रखा वह मुझे गहरे सोच में डाल गया। समीर, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? मैंने उसे चकते हुए पूछा। वह बिना हिचकिचा बोला, भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें अपनी जिंदगी साथ बितानी है और एक नया घर चाहिए। किराए के घरों में तो सिर्फ इंसान जलील और रुस्वा होते हैं। आरो की बातों में कुछ था जो मुझे सही लगा। मैंने उस पर कोई बहस नहीं की, लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं वह जेवर बेचकर पैसे ना जुटा पाए तो हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरी स्थिति इतनी नाजुक थी, एक बेवा औरत और एक 14 साल का देवर जो खुद भी ना समझता। इस हालत में हम दोनों किसी भी धोखे का शिकार हो सकते थे। मैंने सोचा शायद मुझे इस बारे में किसी से मशवरा लेना चाहिए। मैंने तय किया कि मैं मायके वालों से बात करूंगी, शायद वे मेरी मदद कर सके। लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। जेवर जिनके बारे में मैंने समीर से कभी बात भी नहीं की, वह उसके हाथ कैसे लगे? ताले भी तो टूटे नहीं थे। फिर उसने उन जवरों को निकाला कैसे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने खुद से कहा, आरो बच्चा है, वह गलत नहीं कर सकता। फिर भी वह जो कुछ करता मुझे उसकी भावनाओं और स्थिति को समझना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी उसकी मासूमियत और उसकी मदद की इच्छा ही मुझे समझदारी की ओर ले जाती थी। आरो ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। जब मैंने अपने मायके वालों से बात की कि मुझे जेवर बेचकर घर खरीदना है, तो उन्होंने मुझे साफ कहा, तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमार घर आना होगा। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं उनके घर जाती तो वहां मैं कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकती थी। मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम थे और उन्हें कभी भी अपनी बहन का सहारा देने की फुर्सत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा दूसरों के सहारे बिताऊं। मुझे यह समझ आ गया था कि इस मौके को खोना नहीं चाहिए। अगर मैंने जेवर बेचा तो शायद मैं अपनी एक नई शुरुआत कर सकती हूँ, एक नया घर बना सकती हूँ। मेरे पति ने मेरी जिंदगी में बहुत से कीमती जेवर दिए थे, लेकिन जब मैंने अपने भाइयों की नीयत देखी तो मुझे वह जेवर उनके हाथों में देने का कोई मतलब नहीं दिखा। यही सोचकर मैंने तय किया कि अब मैं आरो के सहारे चलूंगी। आरो जो एक 14 साल का बच्चा था, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे न केवल दिलासा देता था, बल्कि यह एहसास भी दिलाता था कि वह मेरी जिंदगी को संभाल सकता है। आरो, तुम चाहे तो यह जेवर बेच सकते हो, मैंने कहा। आरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन जवरों को अपने अंकल को दे दिया। 2 दिन बाद समीर के हाथों में घर के कागजात और चाबी आई। घर का सौदा इतना जल्दी हो गया, ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। आमतौर पर घर का इंतकाल, कागजात और अन्य जरूरी कामों में महीनों लग जाते थे, लेकिन आरो ने यह सब इतनी जल्दी और सरलता से किया। जब आरो ने वह कागजात मेरे हाथ में रखे तो मुझे एहसास हुआ कि 10 साल की उम्र में भी उसकी सोच किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी मासूमियत और सादगी के बीच एक गहरी समझ थी जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, भाभी, हम सारा घर साफ कर लेंगे, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में कुछ था जो मुझे खींचता चला गया। मैं जानती थी कि वह छोटा है, लेकिन जो कुछ वह कहता था उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी सोच कभी कभी मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्पष्ट और समझदार होती थी। आरो की आंखों में उस दिन कुछ अलग सा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्दों को उबारने में वह असमर्थ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मुझे थोड़ा जल्दी था। हम घर में सारा सामान रख चुके थे, लेकिन अब मुझे चिंता थी
कि हमारा खाना पानी और राशन कहाँ से आएगा। मैंने कभी बाहर जाकर काम नहीं किया था और अब यह एक नई चुनौती थी। आरो का ऐसा कहना कि वह मुझसे एक जरूरी बात करना चाहता है मुझे असमंजस में डाल रहा था। क्या वह मुझसे कोई ऐसी बात करना चाहता था जिसे मैं अभी नहीं जानना चाहती थी? इस सवाल ने मेरे दिमाग में कई तरह के ख्यालों को जन्म दिया, लेकिन मैं फिलहाल इन सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। शाम को मैंने घर के सभी सामानों को व्यवस्थित किया था। हमारे पास बहुत ज्यादा सामान नहीं था, बस जरूरी चीजें ही थीं। हमारी दौलत भी बहुत सीमित थी और इसलिए हमने जो कुछ भी लिया था वह बड़े जतन से रखा था। सब कुछ करने के बाद मैंने अच्छा सा खाना बनाया। यह खाना मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले अपने पति के लिए बनाती थी। उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए, उनका लाड प्यार जताते हुए आधे घंटे बाद मैंने आरो के लिए टेबल पर खाना रखा और उसका इंतजार करने लगी। मुझे नहीं लगता था कि आज वह बाहर जाएगा, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ खाना खाता था। रात के 10 बज गए थे और समीर अब तक घर नहीं आया था। ये मेरे लिए बहुत अजीब था। पहले मेरे पति की मृत्यु से पहले वह हर शाम 5 बजे तक घर आ जाता था और फिर घर से बाहर नहीं निकलता था। जब हम लोग कभी बाहर जाते तो वह भी हमारे साथ आ जाता था, चाहे आइसक्रीम खाने हो या किसी अन्य काम के लिए। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आरो इस समय कहाँ हो सकता है। रात के 12 बज चुके थे और आरो घर नहीं आया था। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वह अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाता था। मैंने उसका इंतजार करना शुरू किया और फिर रात के इस अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। कहाँ चले गए थे तुम, आरो? मैंने कड़क आवाज में पूछा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि बाहर निकल आए। आरो की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी जगह पर खड़ा था और मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। मैं गुस्से में कह रही थी, तुम ऐसे कहाँ चले जाते हो? तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। तुम अपने दोस्तों को यहीं बुला सकते थे। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें मुझसे कहीं दूर देख रही थीं और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भाभी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप खुद खाना खा लो, मुझे मत टोक। वह गुस्से में कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में कुछ था, जैसे वह कोई बड़ा आदमी हो, कोई ऐसा जो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। मैं हैरान थी। वह तो सिर्फ 14 साल का बच्चा था, लेकिन उसके गुस्से में बहुत कुछ था। मैंने मन में सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है और तभी मैंने उसकी कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं सोच में पड़ गई। क्या बात है? आरो, आप मुझसे शादी कर लीजिए। उसने अपनी बात कह दी। अगर आप नहीं करेंगी तो आप काफिर हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अचंभित थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने कहा। तुम मुझे सुबह शाम माँ कहते हो, फिर ये क्या बोल रहे हो? आरो की आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसने यह सोचकर कहा हो कि मैं उसे समझ पाऊंगी, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी बातें तो बिल्कुल उलझन में डालने वाली थीं। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? इतनी घटिया बात तुमने अपनी जुबान से निकाली। मैं गुस्से से तिलमिला रही थी। वह बिना किसी शर्म के मेरे सामने खड़ा था, हाथ बांधे मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे समझने का पूरा हक उसे हो। उसकी नजरों से मुझे डर लगने लगा था। मैं बोलते बोलते चुप हो गई। बिना कुछ कहे मैं वहीं से वापस मुड़ी और कमरे में आकर बैठ गई। मैंने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था। दिल में डर और गुस्सा दोनों का मिला जुला एहसास हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कर सकता है और मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खामी थी कि मैंने उसकी मासूमियत को इस हद तक माना था। मेरी औलाद तो अब तक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आरो के बारे में मैं हमेशा यही सोचती थी कि वह हमेशा मेरे बच्चों जैसा है। मेरे पति ने भी मुझे यही कहा था कि तुमसे ज्यादा उसकी देखभाल और जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब उसकी इस हरकत से मैं चौंक गई थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था
कि वह मेरे लिए ऐसी बातें करेगा। मुझे लगा था कि अब मैं इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करूंगी। यह घर मेरे नाम था और अगर आरो ने फिर ऐसी कोई गलती की तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इस घर को मेरे पति ने बहुत प्यार से बनाया था और मैं उसकी इज्जत करने वाली थी। लेकिन अगर आरो खुद इस इज्जत को तोड़ता है तो वह इस घर में नहीं रह सकता था। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल चुकी थी। सुबह होते ही मैंने आरो के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए। मेरे मन में खलबली मच रही थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा आरो का कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में कोई नहीं था। आरो कहाँ गया? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अगर दरवाजा बाहर से बंद है तो इसका मतलब है समीर ने मुझे यहां बंद कर दिया है। ये ख्याल मेरे मन में आया और फिर मेरे दिल में नफरत का एक अजीब सा एहसास हुआ। वह 14 साल का लड़का था और उसकी हरकतें इतनी बेतुकी थी कि मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत यह तय किया कि मुझे मायके जाना चाहिए क्योंकि मुझे घर में अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अभी इद्दत में हूं। इस स्थिति में बार बार घर छोड़ना ठीक नहीं था। इस विचार से मैं चुपचाप बैठ गई क्योंकि किसी भी हालात में इस घर को छोड़ने का मेरा मन नहीं था। पति के निधन को 1 महीना हो चुका था और उस 1 महीने में आरो का व्यवहार मेरे लिए एक बड़ी उलझन बन गया था। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वह मेरी तरह जिंदगी के सच्चे हालात को समझ नहीं पा रहा था। अगर मेरे पास अपनी औलाद होती तो मैं शायद इस वक्त आरो के सहारे ना होती। मैं सोचने लगी कि काश मेरे पास खुद का बच्चा होता तो मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता। अब मैंने ठान लिया था कि आरो जब भी घर आए मैं उसे साफ साफ बताऊंगी कि इस घर में उसका कोई हक नहीं है। मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह मुंह मोड़ लूंगी। अचानक लगभग शाम के 6 बजे के आसपास घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा शायद आरो होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के सामने 3-4 अजनबी लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और उनकी दाढ़ियां देखकर मुझे लगा कि वे किसी खास विचारधारा के व्यक्ति हो सकते हैं। उनका आक्रामक रुख देखकर मेरी धड़कन और तेज हो गई। उन्होंने जो कहा वह मुझे बुरी तरह से चौंका गया और मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वह शब्द मेरे लिए केवल हैरान करने वाले नहीं थे, बल्कि वे दिल को चीरने वाले थे। उनकी बातें मेरे मन में एक गहरी पीड़ा छोड़ गईं। उन लोगों ने कहा, बीबी, तुम अकेले इस घर में रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं अकेले ही रहती हूं। उनका जवाब और भी कठोर था। तुम झूठ बोल रही हो। यह औरत अपने 14 साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती है। अभी भी कहीं छिपा होगा। ये लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। इन्हें यहां से निकाल देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने पूछा, क्या किया है हमने? और उनका जवाब और भी कठोर था। क्या किया है? तुमने क्या किया है यह पूछ रही हो? तुम अपने 14 साल के देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति मर चुका है? तुम अब बेवा हो तो अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं रह सकते। उनकी बातें मेरे दिल में चुभ रही थीं, पर मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद किया तो मेरे अंदर एक गहरी नफरत और गुस्सा उमड़ रहा था। मेरा दिल आरो पर टूट चुका था क्योंकि मुझे यकीन था कि यही सब कुछ उसने ही किया था। वह जानता था कि लोग मुझे किस नजर से देखेंगे, लेकिन उसने फिर भी अपनी हरकतें जारी रखी। मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। ये घर, ये मोहल्ला, सब अब मुझे बोझ लगने लगे थे। अब मुझे यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। मैं जानती थी कि आरो ने मेरी इज्जत से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे मन में बस यही विचार घूम रहे थे कि इस सज में एक अकेली औरत को किस कदर अकेला और कमजोर समझा जाता है। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि एक औरत को अपना घर और सम्मान फिर से कैसे हासिल होता है। आंसू मेरे चेहरे से बह रहे थे। काश मैं खुद को और आरो को उन लोगों से बचा सकती। मुझे अब यह साफ हो चुका था कि समाज में एक अकेली औरत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपनी इज्जत की रक्षा करूंगी, चाहे जो भी हो। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह सबकी इज्जत और सुरक्षा बनाए रखें। जब समाज एक अकेली औरत को कमजोर समझता है
तब हमें यह समझने की जरूरत है कि उसकी ताकत उसके भीतर छिपी होती है। लोग कभी नहीं सोचते कि वह औरत किस तरह अपने सम्मान और घर को फिर से हासिल करती है। हर आंसू जो उसके चेहरे से बहता है, एक नई उम्मीद की शुरुआत होती है। समाज में जो कोई भी उसे कमजोर समझे, वह नहीं जानता कि हर महिला के पास एक अनमोल शक्ति होती है जो उसे अपनी स्थिति से बाहर निकालने का साहस देती है। मैं खुद से यह वादा करती हूं कि मैं अपनी इज्जत की रक्षा करूंगी, चाहे जो भी हो। समाज हमें कैसे देखता है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी ताकत हमारे आत्मविश्वास में है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझेंगे। भगवान से यह प्रार्थना करें कि वह सभी की इज्जत और सुरक्षा बनाए रखें, क्योंकि हर व्यक्ति का हक है सम्मान और सुरक्षा का। यह संदेश दूसरों को यह सिखाएगा कि कभी भी अपनी आत्मसम्मान से समझौता न करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा धन है। यदि आप खुद की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। इसलिए हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहें और याद रखें, अपनी आवाज उठाना, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। से समझौता नहीं करना चाहिए। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप अपनी खुद की इज्जत करते हैं तो दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। याद रखें, हर व्यक्ति अपनी एक अनूठी पहचान और मूल्य के साथ इस दुनिया में आया है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखना है, क्योंकि आपकी सच्ची ताकत वही है। इसके साथ ही दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। दूसरों की इज्जत करें, उनकी भावनाओं को समझें और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करें जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और समाज में भी फैलाएं। एक छोटे कदम से बड़ी शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, अगली कहानी है। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। रात का समय था। घर में हल्की सी ठंडक थी। बिस्तर पर बैठी माँ अपने पुराने कुर्ते में आराम से चाय पी रही थी। घर में सन्नाटा था, बस बाहर से कभी कभी हवा के झोंके आते थे। उस दौरान उनकी 22 साल की बेटी सिया कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई थी, फोन पर किसी बात में व्यस्त। माँ ने सिया को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सिया, तुम कब तक फोन में लगी रहोगी? थोड़ा वक्त हमें भी देना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते। हैसिया ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर हिलाया। माँ जानती थी कि सिया अपने दोस्तों से अक्सर बात करती रहती है, लेकिन आज वो कुछ उदास सी लग रही थी। तभी घर के दरवाजे पर आवाज आई। उनके पति यानी सिया के पिता बाजार से लौटे थे। उनके हाथों में कुछ खाने का पैकेट था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैकेट सिया की ओर बढ़ाया और कहा, लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। सिया की आंखें चमक उठीं। उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या लाया गया है। वो पैकेट के पास पहुंची और झपकते हुए कहा, माँ, देखो क्या लाया है पापा, मुझे इसे पहले ट्राई करना है। माँ ने थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम पहले ट्राई करोगी? पहले मैं ट्राई करूंगी। तुम तो हमेशा ही मेरा स्वाद छीनने की कोशिश करती हो। सिया झट से बोली, नहीं माँ, इस बार तो नहीं। पहले मैं ट्राई करूंगी, तुम इंतजार करो। ये झगड़ा अब कुछ गंभीर रूप ले चुका था। दोनों माँ बेटी आपस में भिड़ चुकी थीं। घर के भीतर माहौल हल्का सा गर्म हो गया था। माँ की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा था, पर फिर भी उसकी आवाज को ममता की नमी घेर रही थी। सिया की आंखों में उस पल का उल्लास था, लेकिन उसकी अदा में भी कुछ उदासी छिपी हुई थी। वह समझ रही थी कि यह लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी एक खास बात का हिस्सा थी, जहां दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी कभी कभी अपनी जगह को लेकर जूझते हैं। सिया के चेहरे पर एक चिढ़ी हुई मुस्कान थी।
माँ, तुम हमेशा यही करती हो, मुझे कभी भी अपना मनपसंद खाना पहले नहीं खाने देती। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं बेटी, तुम्हारी यह आदत मुझे बहुत प्यारी है। तुम जितनी बड़ी हो गई हो उतनी ही जिद्दी भी। बातें बढ़ते बढ़ते गुस्से में बदलने लगीं, लेकिन तभी सिया के पापा, जो अब तक सब देख रहे थे, उनकी आवाज आई। अरे, तुम दोनों क्या कर रही हो? एक छोटा सा पैकेट और इतना बड़ा झगड़ा। उन्होंने दोनों को प्यार से आवाज दी और बिना कुछ कहे पैकेट को दोनों के बीच रखा। लो, तुम दोनों मिलकर इसका आनंद लो। देखो, इसमें कोई जीत हार नहीं है, सिर्फ प्यार है जो हमें एक साथ बनाए रखता है। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी चुप हो गईं। वे दोनों एक दूसरे को देखे और फिर धीरे धीरे हंस पड़ीं। उनका झगड़ा अब खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह खाने का पैकेट नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताया गया समय था जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। माँ ने सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी और कहा, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार अगली बार तुम मुझे पहले ट्राई करने दो। सिया हंसते हुए बोली, ठीक है माँ, लेकिन अगली बार मैं ही पहले ट्राई करूंगी। दोनों हंसी में खो गए और पापा ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठने को कहा। तीनों साथ में बैठे और खाने का आनंद लिया। उस छोटे से झगड़े ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार ही सबसे अहम होता है, और कभी-कभी छोटे से मतभेद भी हमारे बीच और करीब ला सकते हैं। सिया और माँ के बीच चल रहे छोटे से झगड़े के बाद सब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। पापा ने उन्हें प्यार से बुलाया और धीरे से पैकेट उनके सामने रख दिया। कमरे में एक चुप्पी छा गई, जैसे सब कुछ उस छोटे से लम्हे में ठहर सा गया हो। माँ और सिया दोनों पैकेट को देखकर चुप थीं, मगर उनकी आंखों में एक खास सी गहरी भावना थी। सिया, जो अक्सर माँ से झगड़ती रहती थी, आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी। शायद ये उसकी माँ के साथ बिताए गए वक्त की अहमियत को समझने का पल था। माँ ने कभी अपनी बेटी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसे कभी किसी बात का कोई कमी महसूस हो, लेकिन आज जब वह माँ से छोटी सी बात पर झगड़ रही थी, तब उसने महसूस किया कि ये झगड़ा नहीं था, बल्कि उसकी माँ की ममता और प्यार का ही हिस्सा था। माँ ने पैकेट को दोनों के बीच रखा और धीरे से कहा, तुम दोनों बड़े हो गए हो, मगर कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी छोटी बच्ची ही हो। हर बार जब तुम हंसती हो, मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया फिर से वही हो जाती है जो तुम्हारे जन्म के वक्त थी। माँ की आवाज में एक गहरी भावनात्मक तन्हाई थी, जैसे वो अपनी बेटी को खोने का डर महसूस कर रही हो, जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सिया, जो पहले माँ के झगड़े को केवल एक छोटी सी बात समझती थी, अब महसूस कर रही थी कि माँ की बातों में गहरी ममता थी। उसकी माँ ने उसे कभी उसकी उम्र और सोच से परे जाकर नहीं देखा, लेकिन आज वो जान गई थी कि माँ के दिल में एक गहरी चिंता और प्रेम है जो हमेशा उसके साथ है। सिया ने धीरे से माँ का हाथ थामा और बोली, माँ, मुझे नहीं पता था कि तुम कितनी बड़ी चिंता करती हो मेरे बारे में। मुझे लगता था कि तुम मुझे जरा सा भी बड़ी नहीं होने देना चाहती, लेकिन आज इस पल में मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे छोड़ने का डर नहीं, बल्कि मुझे सबसे अच्छे रूप में देखना चाहती हो। माँ ने सिया को प्यार से अपनी गोदी में खींच लिया और कहा, बिल्कुल, तुम मेरी सबसे बड़ी धरोहर हो सिया। मैं चाहती हूं कि तुम हर पल में खुश रहो, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम्हें मेरा प्यार अब उतना जरूरी नहीं लगेगा। तुम अपनी दुनिया में इतनी खो जाती हो कि मैं कभी कभी खुद को खो बैठती हूँ। सिया की आंखों में अब आंसू थे। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी माँ की चिंता कितनी गहरी थी। वह जानती थी कि समय के साथ उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी थीं, लेकिन उसने माँ का वो प्यार कभी पूरी तरह से समझा नहीं था। ये छोटा सा झगड़ा, जिसमें वह पहले जीतना चाहती थी, अब उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक बहाना था अपने रिश्ते की गहराई को जानने का। सिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत कुछ नहीं कह पाती, लेकिन तुम्हारा हर शब्द मेरे दिल में है। मैं तुम्हारा प्यार समझने में कभी चूक गई, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी सबसे बड़ी समर्थक हो। माँ ने सिया को और कसकर गले लगा लिया। दोनों के बीच अब कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और प्यार का रिश्ता था। पापा, जो अब तक चुपचाप दोनों को देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, देखो, मैंने कहा था ना,
थोड़ी सी बात पर बहुत बड़ा प्यार छिपा होता है। तुम्हारे इस रिश्ते की गहराई केवल तुम दोनों ही समझ सकती हो। पापा की बातें सिया और माँ दोनों के दिल में उतर गईं। सिया ने देखा कि पापा हमेशा से उनकी समझदारी और प्यार की नींव रहे थे। पापा का प्यार हमेशा उनके बीच में वह पुल था जो उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों को बड़े प्यार में बदल देता था। सिया ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ, तुमसे लड़ने के बाद भी मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। और पापा, आप हमेशा हमें एक दूसरे के करीब लाने का रास्ता दिखाते हो। माँ की आंखों में फिर से प्यार की लहर थी। उसने सिया को हल्का सा ठपठपाया और कहा, हमेशा याद रखना सिया, हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। हमारे बीच में प्यार की डोर हमेशा होगी जो हमें एक साथ बांधे रखेगी। सिया और माँ दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पापा ने भी मुस्कुराकर दोनों को अपने पास खींच लिया। उस रात उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। छोटे छोटे मतभेद अब बड़े समझ और प्यार का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते जब तक उनमें प्यार और विश्वास हो। उनकी आंखों में जो गहरी भावना थी वह केवल एक बात कहती थी, हमेशा एक दूसरे के पास रहना, चाहे समय कैसे भी बदले। और उस रात घर में बस प्यार और समर्पण की गर्मी थी जो हमेशा के लिए उन्हें एक साथ बनाए रखेगी। उस रात घर में जब सिया और माँ के बीच की छोटी सी लड़ाई खत्म हो गई थी और वे दोनों साथ बैठकर खाने का आनंद ले रही थीं, तो कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक और अनकहा दर्द था जो छिपा हुआ था। पापा की मुस्कान और प्यार ने रिश्ते को फिर से संजीवनी दी थी, लेकिन जो भावनाएं दोनों के दिलों में थीं, वे अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई थीं। सिया को महसूस हो रहा था कि माँ का प्यार केवल एक साधारण प्यार नहीं था, वह उस गहरे डर और चिंता का प्रतिबिंब था जो उसकी माँ हमेशा छुपाती रहती थीं। सिया ने देखा था कि माँ कभी भी अपने मन की बात पूरी तरह से नहीं कह पाती। उनके चेहरे पर एक ऐसा गहरा खौफ था जो सिया को हमेशा खटकता था, लेकिन वह कभी पूछ नहीं पाई थी। शायद यह डर था जो माँ के हर कदम में था, ये डर कि उसका समय बहुत कम हो सकता है, कि सिया बड़ी हो रही है और अब उसे माँ की जरूरत नहीं रही होगी। सिया के दिल में एक सवाल था जो वह कई बार खुद से पूछ चुकी थी, क्या माँ सच में मुझसे डरती है? क्या उन्हें लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी? सिया ने कभी इस सवाल को माँ से नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि इसका जवाब इतना सरल नहीं हो सकता था। लेकिन उस रात जब दोनों के दिल करीब आए थे, सिया को यह महसूस हुआ कि शायद उसे यह सवाल माँ से पूछना चाहिए। अचानक सिया ने छोटे से कमरे में खामोशी का एहसास किया। वह उठी और कमरे के एक कोने में रखी पुरानी तस्वीरों की अलमारी की ओर बढ़ी। वह वहां खड़ी हुई और अपनी आंखों में आंसू भरते हुए एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी। ये वह तस्वीर थी जिसमें माँ और पापा अपनी शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे, और माँ की आंखों में वही खुशी थी जो सिया की आंखों में आज भी देखी जा सकती थी। लेकिन उस तस्वीर को देखते हुए सिया ने महसूस किया कि उसकी माँ की मुस्कान अब उतनी मीन नहीं रही थी। एक अदृश्य तनाव था जो उनके चेहरे से अब झलकने लगा था। सिया ने धीरे से माँ की ओर देखा और कहा, माँ, एक सवाल है, क्या आपको कभी लगता है कि मुझे अब आपसे जरूरत नहीं है? माँ चौंकी। वह सिया की ओर मुड़ी और कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में कुछ छिपा था, लेकिन वह अपने डर और चिंता को शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। वह जानती थी कि सिया अब बड़ी हो गई थी और वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो रही थी। माँ को यह गहरा डर था कि सिया के जीवन में उसकी जगह अब कम हो जाएगी। माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम बड़ी हो गई हो सिया, तुम्हारे पास अपना रास्ता है, अपनी दुनिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी महसूस हो कि तुम्हारे लिए मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे डर है कि अगर एक दिन तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बिना मेरी दुनिया जैसे अधूरी हो जाएगी। सिया के दिल में कुछ टूट सा गया। वह माँ का दर्द पहली बार महसूस कर रही थी। माँ ने हमेशा उसे इतनी शक्ति दी थी, उसे हमेशा यह एहसास कराया था कि वह किसी से भी कहीं भी जा सकती है। लेकिन माँ के दिल में यह डर पल रहा था कि उसकी बेटी एक दिन उसकी जरूरत नहीं समझेगी। सिया धीरे से माँ के पास आई और कहा, माँ, मुझे तुमसे कभी दूर नहीं जाना है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं जानती हूँ कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम मुझे हमेशा ताकत देती हो।
माँ की आंखों में आंसू थे और वह अपनी बेटी को गले लगा लिया। वह सिया को महसूस कर रही थी, जैसे सिया ने पहली बार उसका दिल समझा हो। वे दोनों चुपचाप गले मिलते रहे, जैसे समय खुद भी ठहर गया हो। उस रात उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की गहरी बातें कहीं। सिया ने माँ से पूछा, माँ, क्या कभी तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी? माँ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जब तुम छोटी थी तो मैं सोचती थी कि तुम मुझे नहीं समझोगी, लेकिन अब जब तुम बड़ी हो मुझे लगता है कि तुम मुझे समझने लगी हो। तुम्हारे भीतर एक अलग शक्ति है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती सिया। तुम मेरी शक्ति हो। सिया ने अपनी माँ को और कसकर गले लगा लिया। उस रात माँ बेटी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। दोनों ने एक दूसरे के डर को समझा और एक दूसरे के प्यार को महसूस किया, लेकिन सस्पेंस यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन जब वे सब घर में सामान्य तरीके से व्यस्त थे, पापा के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता देखी गई। वह चुपचाप किसी बात पर विचार कर रहे थे। सिया ने पापा से पूछा, पापा, क्या कुछ ठीक नहीं है? पापा ने घबराते हुए कहा, तुम दोनों को कुछ बताने का समय आ गया है सिया। तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्या है और हमें इसे जल्द से जल्द देखना होगा। यह सुनकर सिया और माँ दोनों के दिलों में एक तूफान सा मचल गया। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, यह सब कुछ नहीं है सिया, चिंता मत करो। लेकिन सिया जान चुकी थी कि माँ ने यह सच क्यों छिपाया था। अब उन्हें अपने रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, और इस बार यह चुनौती न केवल माँ बेटी के रिश्ते को बल्कि उनके पूरे परिवार को एक नई कसौटी पर परखने वाली थी। सिया और माँ के बीच उस रात का गहरा संवाद उनके रिश्ते को नई दिशा दे चुका था। दोनों ने एक दूसरे को समझा, लेकिन जिस सच का सामना उन्हें अब करना था वह उनके रिश्ते को और भी अधिक परखने वाला था। अगले दिन जैसे ही सिया और माँ ने उस मीठी बातों में घिरी रात के बाद अपने दिन की शुरुआत की, पापा की चुप्पी ने घर का माहौल बदल दिया। वह कुछ दिन पहले से ही विचलित और परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिया ने इसे सामान्य समझा। उसे लगता था कि पापा की चिंता घर की आम समस्याओं को लेकर है, लेकिन वह कभी नहीं जान पाई कि असल में वह कितने बड़े संकट में थे। पापा ने जब सिया से कहा, तुम दोनों को एक बात बतानी है जो हमने अभी तक छुपा कर रखी है, तो सिया का मन हल्का सा कांप गया। उसने माँ को देखा और माँ का चेहरा एक पल के लिए लहूलुहान सा हो गया। सिया ने पापा से पूछा, क्या है पापा, आप दोनों क्या छुपा रहे हो मुझसे? पापा ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी माँ का मेडिकल रिपोर्ट वो बहुत चिंताजनक है। डॉक्टर ने हमें बताया है कि उसे अब जल्द ही इलाज की जरूरत है क्योंकि उसे कैंसर है। ये शब्द जैसे सिया के दिल पर एक भारी पत्थर की तरह गिरे। वह कुछ पल के लिए समझ नहीं पाई कि उसने क्या सुना। उसका पूरा शरीर जैसे सर्द हो गया हो। क्या? सिया ने किसी तरह से पूछा। क्या आप सही कह रहे हैं पापा? माँ के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह जैसे सुन्न हो गई थी। सिया के लिए यह विश्वास करना असंभव था। उसकी दुनिया, जो अब तक सिर्फ माँ बेटी के प्यार और पिता के समर्थन में घूमती थी, अब एक अंधेरे गुंबद में बदल गई थी। सिया ने माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही डर था, वही वह दर्द जो उसने कभी माँ की आंखों में देखा था, लेकिन कभी महसूस नहीं किया था। माँ, ये कैसे हो सकता है? सिया के स्वर में अब गुस्सा और उलझन दोनों थे। माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, सिया, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम पर यह बोझ डाला जाए। मैं जानती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगी या फिर इस बात से टूट जाओगी। सिया को ऐसा लगा जैसे उसके पास दुनिया का सबसे भारी रहस्य था, जिसे वह अब अपने कंधों पर ले रही थी। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसने माँ को घेरते हुए कहा, तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? तुम हमेशा मुझे सिखाती रही हो कि हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे, फिर क्यों? माँ की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से सिया के चेहरे को हाथों में थामते हुए कहा, बेटी, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करती थी। आज भी जब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बीमारी के कारण टूट जाओ। सिया के दिल में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। वह चाहती थी कि माँ उसे अपनी परेशानी में शामिल करे, लेकिन माँ ने उसे हमेशा से परे रखा था।
तुमने मुझे अपनी ताकत नहीं बनने दिया माँ, सिया बोली। तुम्हारा प्यार भी मुझे कमजोर कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं तुमसे हमेशा सब कुछ छीन सकती हूँ, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि तुम खुद को मुझसे छिपाकर कमजोर बना रही हो। माँ की आंखों में छिपा दर्द अब बाहर आ चुका था। उसने सिया को गहरी नजर से देखा और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। सिया और पापा के बीच अब एक बड़ा खामोशी का दीवार खड़ा हो गया था। पापा ने सिर झुकाकर कहा, सिया, हम चाहते थे कि तुम्हें इस दर्द से बचाएं, लेकिन अब जो हो चुका है उसे स्वीकारने का वक्त है। सिया के दिल में घुटन थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे अब तक क्यों नहीं बताया। क्या माँ उसे कभी पूरा सच नहीं बता पाई, या क्या वह सच में इतनी कमजोर थी कि इसे छुपाना ही बेहतर समझा। अगले कुछ हफ्तों में सिया ने माँ की हालत में और गिरावट देखी। वह कमजोर होती जा रही थी और उसकी बीमारी का असर अब उसकी दिनचर्या पर भी दिखने लगा था। माँ को अक्सर कमजोरी महसूस होती और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी की छाया हमेशा रहती। सिया ने हर दिन माँ के पास बैठकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि जो उसे माँ से चाहिए था वो अब कभी नहीं मिल सकता। वह खो चुका था और वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। माँ के स्वास्थ्य की स्थिति और भी खराब होने लगी और एक दिन डॉक्टर ने यह कहा कि माँ को अब ज्यादा समय नहीं है। ये शब्द सिया के दिल में एक गहरे गहरे छेद की तरह छा गए। वह जानती थी कि उसके पास अब समय कम था, और इसी बीच वह उन लम्हों को महसूस कर रही थी जब माँ ने उसे अपने दुखों से दूर रखा था। अब सिया को अपने ही परिवार के बीच खालीपन महसूस होने लगा था। सिया की आंसू अब कभी रुकते नहीं थे। उसे यह एहसास हो चुका था कि माँ का प्यार उसे कभी कमजोर नहीं बना सकता, लेकिन उसकी अपनी सोच ने उसे इस बुरे वक्त में और भी अकेला कर दिया था। वह अब महसूस कर रही थी कि जितनी जल्दी वह माँ के साथ समय बिता सकती थी उतना ही महत्वपूर्ण था, लेकिन अब समय बहुत कम था। माँ के दर्द को देखना और समझना सिया के लिए सबसे बड़ा सजा बन गया था, क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जीवन कितना अप्रत्याशित और नासमझ होता है। ये कहानी हमें माँ बेटी के रिश्ते की गहराई और परिवार के बीच के प्यार, समझ और विश्वास को समझने का एक अनमोल अवसर देती है। सिया और उसकी माँ के बीच का संवाद न केवल उनके व्यक्तिगत रिश्ते की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन की सच्चाई, रिश्तों के महत्व और आत्मीयता के असल अर्थ को समझने में मदद करता है। इस कहानी में छिपी शिक्षाएं हमें रिश्तों को समझने, सम्मान देने और हर एक पल को सहेजने की प्रेरणा देती है। जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जीवन में हर रिश्ते की अपनी गहराई और महत्व होता है। परिवार वह पहले घर है जहां हम न केवल अपनी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि हम सीखते हैं कि कैसे प्यार और समझ से एक दूसरे के करीब आया जाए। इस कहानी से कुछ गहरे विचार निकलकर सामने आते हैं जो हमें अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी रिश्ते की असली पहचान तब होती है जब उस रिश्ते में एक दूसरे के दर्द, खुशियां, डर और सपनों को समझा जाए। सिया और माँ के बीच की जटिलता हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल बाहरी व्यवहार और बातचीत से नहीं बनते, बल्कि इनकी नींव होती है समझ, आत्मीयता और विश्वास। माँ और बेटी का रिश्ता जो किसी एक दिन के झगड़े से ही टूटने वाला नहीं होता, इसे एक गहरे प्रेम और समझ के साथ पोषित करना पड़ता है। सिया और उसकी माँ का आपसी प्यार इस बात का उदाहरण है कि रिश्ते में छिपी होती हैं वे छोटी छोटी बातें जो उन्हें मजबूत बनाती हैं। कभी कभी हम किसी को इतने करीब से देखते हैं कि उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं और उनका दर्द महसूस करते हैं तो हम पाते हैं कि रिश्तों में सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि चुनौतियां भी होती हैं जिन्हें हमें साझा करना होता है। सिया की माँ का दर्द यह था कि वह अपनी बीमारी को अपनी बेटी से छुपाना चाहती थी ताकि सिया उसे कमजोर न समझे, लेकिन यह डर उन्हें अंदर से खा रहा था। हम सभी जीवन के कुछ पहलुओं से डरते हैं, लेकिन यह सच है कि हमारे डर को साझा करने से ही हमें ताकत मिलती है। कहानी में यह बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि जब सिया को अपने माँ की बीमारी का सच पता चलता है तो वह टूट जाती है, लेकिन यही वह मोड़ था जब सिया और उसकी माँ के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। उनका समझदारी से भरा हुआ संवाद यह दर्शाता है
कि रिश्तों में विश्वास और सच बोलने की अहमियत कितनी होती है। माँ की कमजोरियों को छुपाना उन्हें और भी अकेला बना देता था। ये सच है कि हम अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत होती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे डर को स्वीकार करने में होती है। ये कहानी ये सिखाती है कि हमें अपने डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आत्मविश्वास और सच्चे रिश्तों की ओर ले जाता है। समय सब कुछ बदल देता है। ये बात हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं सही साबित होती है। जब सिया को अपनी माँ की बीमारी के बारे में पता चलता है, तो यह उसे समझने का एक और मौका देता है कि समय कितना कीमती होता है। कहानी में समय के महत्व को समझने का एक गहरा संदेश छिपा है। जब हमें अपने रिश्तों का वास्तविक मूल्य समझ में आता है, तो हम पाते हैं कि समय कीमती है और हमें अपने प्रियजनों के साथ हर एक पल बिताने की कोशिश करनी चाहिए। कभी-कभी हम अपने जीवन की छोटी-छोटी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जीवन असल में बहुत अप्रत्याशित होता है। एक पल में हम हर चीज को सहज और सामान्य मानते हैं और अगले पल हमें यह एहसास होता है कि जो हमसे सबसे प्यारा था वह अब नहीं है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे पास जितना समय है वह बहुमूल्य है। कहानी में माँ का प्यार सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। माँ का प्यार और त्याग हमें हर पल दिखाई देता है। वह अपने बच्चे की हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखती है और उसी प्यार को वह कभी नहीं दिखा पाती। माँ ने सिया को अपने दर्द और बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सिया पर कोई बोझ पड़े। ये माँ का वह अनकहा प्यार है जो अक्सर हमें महसूस नहीं हो पाता। माँ का यह त्याग केवल किसी विशेष समय का नहीं, बल्कि जीवन भर का होता है। माँ हमेशा अपने बच्चे की खुशी के लिए खुद को पीछे रखती है और यही कारण है कि माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। इस कहानी में माँ की यह आत्मत्याग भावना यह सिखाती है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्चाई का सामना करना चाहिए। शुरू में माँ ने अपनी बीमारी को छुपाया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब सिया ने महसूस किया कि सच से भागने से कोई फायदा नहीं होता। जब हम अपने डर और समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें हल करने के रास्ते भी पा लेते हैं। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से भागते हैं, लेकिन यह हमेशा हमारी स्थिति को और खराब ही करता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन में आने वाली चुनौतियों से बिना डरे लड़ना चाहिए। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तब हम सच्चाई से जुड़ते हैं और उसे बदलने की ताकत प्राप्त करते हैं। कहानी में माँ बेटी के रिश्ते की नाजुकता दिखाई जाती है। ये रिश्ते की गहरी समझ और विश्वास का परिणाम है कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाती हैं। रिश्तों को समय और समझ की जरूरत होती है। एक छोटी सी अनबन या गलत फहमी रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन जब विश्वास और समझ होती है तो हम इन छोटी छोटी बातों को आसानी से सुलझा सकते हैं। रिश्ते हमेशा नाजुक होते हैं और हमें उन्हें संजीदगी से निभाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, समझ और समय देना बहुत जरूरी होता है। यह हमें एहसास दिलाता है कि जीवन में सबसे कीमती चीज रिश्तों में छिपी होती है और हमें इन्हें संजीदगी से निभाना चाहिए। सिया और उसके परिवार ने जिस तरह एक दूसरे का समर्थन किया, वह रिश्तों के महत्व को और गहरा करता है। जीवन की कठिनाइयां केवल तभी आसान होती हैं जब हमें एक दूसरे का समर्थन मिलता है। सिया को उसकी माँ और पापा का प्यार और समर्थन चाहिए था और वही उसे इस कठिन समय से जूझने की शक्ति देता है। हमारे रिश्तों में यही प्यार और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम अपने मुश्किल वक्त को भी आसान बना सकते हैं। प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी होना चाहिए। रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए हमें एक दूसरे का सही तरीके से समर्थन और सम्मान देना चाहिए। ये कहानी न केवल एक माँ और बेटी के रिश्ते की गहरी पड़ताल करती है, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमें अपने रिश्तों की नाजुकता, प्यार की असली परिभाषा और समय की कद्र समझनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी किसी से न डरते हुए अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए,
क्योंकि यही हमें ताकत और सच्चे रिश्तों की समझ देता है। सिया और उसकी माँ की कहानी यह याद दिलाती है कि रिश्ते केवल कठिनाइयों से ही नहीं, बल्कि समझदारी, प्यार और विश्वास से भी बनते हैं। जब हम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं, तब हम अपने रिश्तों को और भी सशक्त बना सकते हैं। इस तरह की भावनाओं और समझदारी से भरी कहानी हमें अपने परिवार के साथ बिताए हर पल की कद्र करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया। उन्होंने कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, विकास मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और देखा कि वहां उनका अंडरवियर भी था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन कपड़े देते समय मैंने सावधानी बरती, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उनका कपड़ा देखने लगा, मानो वह मेरे सामने खड़ी हैं। उन्होंने फिर आवाज दी, विकास लाओ कपड़े। मैं बाथरूम की ओर चला गया। उनके कपड़े उन्हें देने के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मेरी नजर दरवाजे के छेद की ओर गई। घर में और कोई नहीं था, बस हम दोनों थे। भाभी नहा चुकी थी और कपड़े उतार रही थी। मैं केवल उनका पिछला हिस्सा देख के मेरे घर पर पूरे दिन सिर्फ मैं और भाभी ही रहते थे, क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे। मैं और भाभी शुरू से ही बहुत करीब थे। वह मुझसे हर बात शेयर करती थी और जब भी मौका मिलता मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लेती थी। पहले यह सब सामान्य लगता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था। उनके गले लगाने पर मुझे कुछ अलग महसूस होता था। उनकी बाहों का वह स्पर्श मुझे अंदर तक गर्माहट से भर देता था। एक सुबह की बात है, भाई काम पर गए हुए थे। भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, विकास मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आराम से नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने बाथरूम से आवाज दी, विकास मेरे कपड़े दे दो, टेबल पर रखे हैं। मैंने टेबल पर नजर डाली। उनकी ड्रेस के साथ एक अंडरवियर भी रखा था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन खुद को संभालते हुए कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कहा, भाभी ये रहे आपके कपड़े। दरवाजा हल्का सा खुला था और उनकी भीगी आवाज आई, धन्यवाद विकास। मैंने कपड़े थमा और एक पल के लिए ठहर गया। वह दरवाजा बंद कर चुकी थी, लेकिन उनकी खुशबू और आवाज मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं वहीं खड़ा रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजे की हल्की दरार से भीतर झांकने की कोशिश की। अंदर की धुंधली झलक ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। भाभी अपने बालों से पानी झटक रही थी और उनकी साड़ी का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वह अपने कपड़े बदल रही थी और मैं मानो किसी जादू में बंध गया था। कुछ ही देर में वह बाहर आई। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विकास अब तुम भी नहा लो। मैंने जल्दी से नजरें झुका लीं और बाथरूम की ओर चला गया। अंदर पहुंचकर देखा कि वहां भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैं कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए नहाने लगा। दोस्तों, नहाने के बाद मैंने तौलिया कमर पर लपेटा और बाहर आकर कहा, भाभी मेरे कपड़े दे दीजिए। भाभी ने मुस्कुराते हुए कपड़े थमाए। उनकी मुस्कान में एक अलग ही गर्मजोशी थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे और भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जैसे ही मैं रसोई में पहुंचा, भाभी ने मुझे लगा लिया। उनका नर्म स्पर्श और उनकी खुशबू ने मुझे भीतर तक सराबोर कर दिया। मैं उनके पास रहकर बेहद खुश था। मेरे मन में कुछ अलग ही एहसास उमड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, तुम यहीं बैठो और मुझे बातें करके खुश करो। फिर वह हंसते हुए, खाना बनाते हुए मुझसे बातें करती रही थी। उनकी हर बात और उनका हर हंसना मेरे दिल को सुकून दे रहा था। दोपहर का खाना खाकर हम कमरे में चले गए। भाभी बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गई
और बोली, विकास, तुम भी यहीं सो जाओ, आज मैं बहुत थक गई हूं। उनकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। भाभी ने कहा, मेरा बदन दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत पूछा, भाभी, क्या मैं आपके शरीर को दबा दूं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगा। उनके नाजुक पैरों को छूने से ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे मैं उनके घुटनों तक पहुंचा, मेरी नजरें उनके चेहरे पर टिक गईं। मैंने झिझक हुए पूछा, भाभी, क्या ऊपर भी दबाना है? उन्होंने हल्के स्वर में कहा, हाँ, दबा दो, इससे मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उनके कपड़े थोड़े ऊपर किए और उनका स्पर्श मुझे बहुत खास महसूस करवा रहा था। उनकी हर हलचल मुझे एक नई गर्माहट से भर रही थी। तभी उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, विकास, अब रुको, तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, मैं दबा देती हूं। उन्होंने मेरे हाथ और पैरों को अपने नाजुक हाथों से दबाना शुरू किया। उनके स्पर्श ने मुझे भीतर तक सुकून दिया। फिर मैंने उनसे धीरे से पूछा, भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों पूछते हो? तुम्हारा गले लगाना मुझे एक नई ऊर्जा और गर्मजोशी देता है। उनके इस जवाब ने मुझे और भी भावुक कर दिया। मैंने उन्हें गले लगाया और उस पल में ऐसा महसूस हुआ मानो सारी दुनिया ठहर गई हो। उनका आलिंगन मुझे हर चिंता और उलझन से दूर ले गया। दोस्तों, हम दोनों गले मिलने के बाद हम दोनों थककर एक दूसरे के करीब महसूस करते हुए दोपहर को सो गए। हम गहरी नींद में खो गए और जब शाम हुई तो हमारी आंखें खुली। सभी बातें ध्यान से रखी गई क्योंकि शाम को मेरे भाई का घर लौटना था। जब वे काम से लौटे तो घर का माहौल खुशियों से भर गया था। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिनसे घर का हर कोना महक उठा था और सभी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया और फिर मैं भाभी के पास बिस्तर पर सो गया। हम दोनों की आदत थी कि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे। यही कारण था कि रात में हमें नींद नहीं आती थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट बदल रही थी, लेकिन वह भी नींद के बिना परेशान थी। कमरे में हल्का सा लाल बल्ब जल रहा था, जबकि बाकी कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांति भरे माहौल में हमारे मन में अजीब सी लहरें दौड़ रही थीं। हमारे बीच की नजदीकी और उस खास पल का रहस्य हमारे दिलों में धीरे धीरे घर बना रहा था। भाभी ने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो विकास, शोर मत करो। सुबह के बज रहे हैं। और फिर वह सो गई। सुबह हम दोनों देर से उठे। भाई ने भाभी को जगाया और कहा, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूं। हम दोनों उनकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर ताजगी से भरे हुए महसूस किए। भाभी ने मेरे लिए खास व्यंजन बनाए थे ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। रसोई से मेरे पसंदीदा पकवानों की महक ने जैसे घर को एक नए उजाले से भर दिया था। वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। वह मुझे चाय और नाश्ता देकर फिर खुद नहाने चली जाती। नाश्ता करते वक्त रात की घटनाएं मेरे मन में ताजगी के साथ घूम रही थीं। तभी भाभी ने मुझे फिर से अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। भाभी, मुझे अपना क्या दिखाना चाहती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हर समय नहाने के टाइम में अपना कपड़ा मांगती थी। मैं कपड़े लेकर उसके पास पास गया और दरवाजे की दरार से उसे मैं फिर कपड़े बदलते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुझे बेहद आकर्षित कर रही थी। नहाने के बाद भाभी फिर से रसोई में जाकर कुछ बना रही थी और मेरे दिल में उसके प्रति और भी गहरी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, खाना तैयार हो गया? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने कुछ देर बाद खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। वह मुझे अपने करीब खींचते हुए गले लगाई और मैंने भी उसे अपने पास कसक गले लगा लिया। फिर मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने सोते हुए धीरे से कहा, हाँ पूछो। मैंने धीरे से पूछा, भाभी, रात को पति पत्नी क्या करते हैं? वह मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं करते। फिर उसने हंसते हुए कहा, जो पति पत्नी करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तो सब समझ जाओगे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, पति और पत्नी वही करते हैं जो जानवरों का व्यवहार होता है। मैंने कुछ चौंक हुए पूछा, क्या भाभी, सिर्फ पति पत्नी के लिए ही ये होता है?
वह हंसते हुए बोली, नहीं, यह किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसे निजी रखना बहुत जरूरी है। यह एक रहस्य है। अगर किसी को पता चल गया तो कोई परेशानी हो सकती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर बात बदलते हुए कहा, भाभी, क्या हम आज कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम एक दूसरे को गले लगाकर शांत हो गए। उस समय हम दोनों के बीच एक अजीब सी मिठास थी, जैसे समय रुक सा गया हो। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए और उस पल में एक अद्भुत अनुभव हुआ। मेरे दिल में अचानक एक हलचल सी हुई और मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। वह हंसते हुए बोली, ठीक है, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने धीरे से कहा, भाभी, मुझे कुछ असुविधा हो रही है। वह नजदीक आई और बोली, क्या हुआ, बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने धीरे से कहा, थोड़ी जलन हो रही है। वह तुरंत मुझे देखती हुई बोली, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, जलन बंद हो जाएगी। उसकी आवाज में एक मीठी ताजगी थी जो मुझे शांति दे रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर से आराम से बिस्तर पर लेटते हुए उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक है? वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम अब आराम से सो सकते हो। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की गर्मी में खो गए और समय मानो ठहर सा गया। दोस्तों, मेरे और भाभी के बीच उस रात का सुकून और मिलन का एहसास दोनों के दिलों में एक गहरी कशिश छोड़ गया था। सुबह की ताजगी में जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बसी वह खास सी चमक देखी जो कुछ कहने से ज्यादा अनकहा था। विकास ने भाभी की आंखों में देखकर धीमे से कहा, क्या तुम महसूस कर रही हो भाभी? मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। भाभी ने नजरें झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विकास, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। सन्नाटे में वह दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले गए, जैसे एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। विकास ने भाभी की नजरों में खोते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुमसे मिलकर मुझे लगता है जैसे मैं सचमुच घर में हूं। भाभी ने उसका हाथ थाम हुए धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे विकास, मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए। विकास ने हल्का सा मुस्कुराकर भाभी को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे दोनों की धड़कनें एक साथ मिल रही थीं। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक अजीब सा सुखद एहसास उनके दिलों में समा गया, जैसे पूरी दुनिया उनके चारों ओर रुक सी गई हो। उस चुप नाटे में जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, उन्होंने महसूस किया कि यह पल कभी खत्म ना हो, यह एक खूबसूरत सपना हो। कुछ देर बाद भाभी ने हल्के से कहा, विकास, हमें एक साथ बहुत सारे पल बिताने हैं, हम हर दिन नए अनुभव करेंगे। विकास ने उसे प्यार से देखा और कहा, हम दोनों का सफर शुरू हो चुका है भाभी, अब हर कदम हम दोनों मिलकर चलेंगे दोस्तों। सूरज की रोशनी अब कमरे में फैल चुकी थी और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो उनके दिलों की गहराई को बयां करती थी। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक संवेदनशील और रोमांटिक यात्रा की, जो दोनों के दिलों के बीच अनकही बातें और सपनों को साथ लेकर चलने वाली थीं। दोनों ने एक साथ उठते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे दोनों को अब यह पता था कि उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदलने जा रहा है। ये वह प्यार था जो शब्दों से ज्यादा गहरी समझ और भावना से भरा हुआ था। दोस्तों, विकास और भाभी के बीच जो पल थे वे एक अव्यक्त एहसास से भरे थे जो समय के साथ और भी गहरे होते गए। दोनों की बातचीत में धीरे धीरे जीवन की सच्चाई सामने आने लगी थी। विकास एक दिन भाभी से बात करते हुए बोला, भाभी, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा अपने रिश्तों को एक खास नजरिए से देखते थे। हम चाहते थे कि हर रिश्ता हमारा साथ दे, और जब कभी हमें किसी रिश्ते में कोई कमी महसूस होती तो हम उसे बदलने का सोचते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि असली रिश्ता वही होता है जो एक दूसरे को समझता है और साथ चलता है। बिना किसी अपेक्षा के भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कहा तुमने विकास, हमारे बीच का रिश्ता, चाहे वह भाई बहन का हो या फिर किसी रिश्ते का, वही सही होता है जब वह दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, समझे।
और अपने बीच कोई भी गलतफहमी या दूरी ना आने दें। किसी भी रिश्ते को निभाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सम्मान, प्यार और विश्वास। ये वही 3 चीजें हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। विकास ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हो भाभी। कभी कभी हम रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इसे किसी खास तरीके से जीना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है और हमें उसी रूप में उसे निभाना चाहिए जैसा वह है। और रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे अहम है। भाभी ने उत्तर दिया, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है वह उसी रूप में सबसे अच्छा होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए परवाह करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और कोई भी अनकही बात नहीं रहती। दोस्तों, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे समझ में आया कि हर रिश्ता अपनी खूबसूरती और अहमियत के साथ आता है। हमें कभी किसी रिश्ते को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें हर रिश्ते को एक सौम्यता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। भाभी ने नजरें झुकाकर एक गहरी मुस्कान दी और बोली, हमेशा याद रखना, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें समझ, इज्जत और प्यार होता है। कोई भी रिश्ते को अगर हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से जोड़ते हैं तो वह हमेशा खोखला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। उस दिन से विकास और भाभी के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में चला गया। दोनों ने रिश्तों की गहराई को महसूस किया और यह समझा कि हर रिश्ते की अपनी सीमाएं और अहमियत होती है। उन्होंने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले उसे समझना और उस रिश्ते में प्यार और सम्मान की भावना होना चाहिए। दोस्तों, कहानी का अंत इस बात पर होता है कि जीवन में जो भी रिश्ते हैं उन सभी को अपनी सही जगह पर और सही तरीके से निभाना चाहिए। यदि हम किसी रिश्ते में सच्चे दिल से और सच्चाई से काम करें तो वह रिश्ता हमेशा हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाएगा। हर रिश्ता अपनी तरह खास होता है। हमें अपने रिश्तों को सम्मान, सच्चाई और समझदारी से निभाना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ या इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को नहीं देखना चाहिए। रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार, समझदार और सहाय होते हैं। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझना और उन्हें सही तरीके से निभाना ही सच्ची खुशी का कारण बनता है। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रिश्तों को सही तरीके से निभाने की अहमियत पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि रिश्ते हमारे जीवन में खुशहाली और शांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सही दृष्टिकोण और समझदारी से काम करना चाहिए। रिश्ते वह बुनियाद हैं जिस पर हमारा जीवन खड़ा होता है। जब हम रिश्तों को सच्चाई, सम्मान और समर्पण के साथ निभाते हैं, तब न केवल हम अपने भीतर शांति और खुशी पाते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत और अधिक सार्थक होते हैं। रिश्ते केवल एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के प्रति समझ, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। यदि हम केवल अपने स्वार्थ या इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को देखेंगे तो वह एक दिन टूट सकते हैं। रिश्ते उस समय सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार और मददगार होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और सम्मान से काम करते हैं तो न केवल हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी खुशहाल और संतुलित बनता है। याद रखिए, सच्ची खुशी दूसरों को समझने और उन्हें सही तरीके से निभाने में है। सही तरीके से रिश्तों को निभाने से जीवन में स्थिरता और सुख का आना स्वाभाविक है। रिश्तों का महत्व केवल अपने ही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए। इस प्रकार जीवन के सबसे मूल्यवान रिश्ते वो होते हैं जिनमें हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं और एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व अनमोल है। हमें उन्हें सही तरीके से निभाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में न केवल खुश रहें, बल्कि उन रिश्तों को भी एक स्थायी और मजबूत आधार दे सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।